वो आज फिर उसी गार्डन में आया था जहां वो नाजुक सी हसीना उसके दिल की धड़कनों में शोर मचा जाया करती थी। पहली बार तो वो इस पार्क में अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, जिनकी एक छोटी सी मीटिंग थी और सिकंदर ने कहा था कि हम इस खूबसूरत से पार्क में मीटिंग रख लेते हैं। ताज़ा हवा में मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मीटिंग भी हो जाएगी। और ये मीटिंग उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई थी। मीटिंग के दौरान भी वो उस खामोश खामोश उदास सी लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की कभी बेवजह बैठकर अपनी उंगलियां मरोड़ती, तो कभी उठकर इधर उधर टहलने लगती, तो कभी पार्क में खेल रहे बच्चों के साथ खुद भी हिस्सा ले लेती। वो खुद भी एक बच्ची ही थी, शायद 17 या 18 साल की, मासूम सी। सिकंदर ने लाख दिल को समझाया कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, वो अभी छोटी है, लेकिन दिल का क्या करता जो बुरी तरह मचलने लगा था। और आज आज वो फिर उसी गार्डन में आया था। पिछले 4 महीनों से वो लगातार इस गार्डन के चक्कर लगा रहा था, लेकिन बस दूर दूर से उस हसीन सी लड़की को देखकर अपने दिल में ठंडक उतरती महसूस करता। और जब उसके दिल में चैन आ जाता तो वो वहां से चला आता। फोन पर बजती घंटी ने उसका ध्यान खींचा था। जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके छोटे भाई बाजिल का नंबर चमक रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसे अपना ये छोटा भाई बहुत प्यारा था, जान बसती थी उसमें। लेकिन सिकंदर को क्या पता था कि दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होने वाली थी जो शायद पूरी जिंदगी गिर नहीं सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए फोन कान से लगा लिया। हेलो बाजिल, क्या बात है? सिकंदर, माँ का फोन नहीं लग रहा तो तुम मम्मा को बता देना कि आज की रात मैं घर नहीं आऊंगा, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी है मेरी। बाजिल ने इतना कहकर फोन काट दिया था और सिकंदर हैरान रह गया था। ये पहली बार था जब बाजिल रात के वक्त घर नहीं आ रहा था, वरना बाजिल इस तरह लेट नाइट पार्टी कभी नहीं करता था। हमेशा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। खैर, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी हुई थी कि बाजिल भी आम नौजवान लड़कों की तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगा था। वरना कभी कभी तो सिकंदर बहुत परेशान हो जाता था बाजिल की गतिविधियां देखकर। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, न पार्टीज में और ना ही लड़कियों में। लड़कियों से तो वो ऐसे दूर भागता जैसे वो उसे करंट मारती हों। चलो, दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा एंजॉय करेगा तो उसके अंदर लड़कियों को लेकर जो डर या उलझन है वो भी खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए सिकंदर ने अपना मोबाइल बंद करके जेब में डाला और घर के लिए निकल पड़ा। यार कासिम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाजिल बुरी तरह घबराया हुआ था। किसी लड़की के साथ अकेले में वक्त बिताना उसके लिए पहली बार होने जा रहा था। आज से पहले उसने उसने कभी ये नाजुक पल किसी लड़की के साथ नहीं बिताए थे। लेकिन अब जबकि उसकी जिंदगी में उज्मा शामिल हो चुकी थी और ये पहली बार था कि वो उज्मा से अकेले में मिलने जा रहा था। उसके दोस्त कासिम ने पूरा इंतजाम कर दिया था। उनकी मुलाकात कासिम के फ्लैट में रखवाई गई थी, जबकि बाजिल अंदर से कांप रहा था। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है बाजिल? क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं? वो एक लड़की है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। प्यार करती है वो तुमसे, और ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों अकेले में कुछ वक्त बिताओ, एक दूसरे को समझो। कासिम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। वैसे यार बाजिल, मुझे समझ नहीं आता कि उज्मा जैसी बोल्ड लड़की ने तुम जैसे डरपोक लड़के में क्या देख लिया जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। इस बार बाजिल ने घूर कर कासिम को देखा था। बकवास मत कर कासिम, प्यार करता हूँ उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार करते हो ना, तब तो तुम्हें खुशी के मारे पागल हो जाना चाहिए था। अरे, ऐसी मुलाकातें तो किस्मत वालों को मिलती हैं। उज्मा लड़की होकर नहीं घबरा रही और तुम लड़के होकर इतना डर रहे हो। जबकि बाजिल अब भी चुप था। कासिम उसे समझा बुझाकर जा चुका था। लाख खुद को समझाने के बावजूद वो उज्मा से अकेले मिलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार उसने फोन करके उज्मा को मना कर दिया कि उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकता। उज्मा बहुत दिल लगाकर तैयार हो रही थी, लेकिन बाजिल के इनकार पर उसके अरमानों पर जैसे पानी फिर गया था। अजीब मर्द है। लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, और ये है कि लड़कियों की तरह बहाने कर रहा है। खुले वालों का जूड़ा बनाते हुए वो गुस्से से बेड पर बैठ गई थी। उधर बाजिल के अंदर एक डर घर कर गया था। कुछ गलत हो जाने का डर, एक अनजाना सा एहसास। शायद ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम हो। जो मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ भी नहीं होगा। बाजिल ने जैसे खुद को तसल्ली दी थी।
उज्मा कुछ महीने पहले ही बाजिल की कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आई थी। उसकी खूबसूरती, उसका बोल्ड अंदाज, उसकी अदाएं, ये सब देखकर बाजिल खानजादा उसका दीवाना हो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां भी मिटने लगी थीं और एक दिन वो आया जब बाजिल ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और उज्मा उज्मा तो खुशी के मारे झूम उठी थी। वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी और जब उसे इतना अमीर, इतना हैंडसम और रुतबेदार लड़का खुद अपने प्यार का इजहार कर रहा था तो वो इनकार कैसे करती। उसके तो अधूरे ख्वाब जैसे अचानक से रंग भरने लगे थे। बाजिल खानजादा की बीवी बनना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने खुद को और भी निखारना शुरू कर दिया। हर रोज वो ऑफिस सज धज कर आने लगी। उसके इशारों में, उसके बातों में, उसकी चाल में अब एक अलग ही लचक और आत्मविश्वास आ गया था। और बाजिल, वो तो पहले ही अपने दिल के हाथों हार चुका था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी कुढ़न थी, एक अजीब सी चुभन थी, एक डर, एक ऐसा डर जो उसकी रग रग में समाया हुआ था। उसे लगता था कि वो एक पूरा मर्द नहीं है और इसी डर ने उसकी पूरी जिंदगी को कैद कर रखा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। 26 साल की उम्र में भी उसकी मासूमियत, उसकी वर्जिनिटी वैसी की वैसी ही थी। लेकिन उज्मा को देखकर उसके सारे उसूल, सारी सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थी। वो उससे मोहब्बत करने लगा था, बुरी तरह, लेकिन साथ ही साथ अंदर से खुद से लड़ भी रहा था। एक दिन जब उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी बेचैनी अपने जिगरी यार कासिम को ये राज बता दिया। कासिम मुझसे नहीं होगा, मैं शायद अधूरा हूँ। ये कहते हुए उसके गले में कुछ अटक सा गया था और कासिम हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें फैल गई थीं। तू क्या बकवास कर रहा है बाजिल? तूने कभी आईने में खुद को देखा है? अरे तू तो उन लड़कों में से है जिनके पीछे लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। नहीं कासिम, तू नहीं समझेगा। मैं लड़कियों के करीब नहीं जा पाता। मेरे अंदर एक डर है, शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। बाजिल की आवाज़ भर्रा रही थी। तो यार डॉक्टर को दिखा, शक है तो कंफर्म कर ले, इलाज करवाओ, कासिम ने सीधे सपाट लहजे में कहा। ये क्या पागलपन की बात कर रहा है यार? बाजिल ने गुस्से में उसे घूरा। मैं तो तुझे सलाह दे रहा हूँ, वैसे तू चाहे तो एक छोटा सा टेस्ट कर सकता है। कासिम ने इस बार आंख मारते हुए शरारत से कहा। कैसा टेस्ट? देख तो उज्मा से मोहब्बत करता है ना, शादी भी करना चाहता है तो उसे अकेले में मिल ले, एक बार खुद को परख तो सही, दिल को तसल्ली हो जाएगी। और जहां तक उज्मा का सवाल है, वो तुझ पर जान छिड़कती है। जब तू उसके करीब जाएगा तो मना नहीं करेगी और तुझे भी यकीन हो जाएगा तू कैसा है। लेकिन बाजिल ने सर नामे हिला दिया। नहीं कासिम, ये गलत है। निकाह से पहले मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है, गुनाह है। तो फिर शादी कर ले उससे, लेकिन जो करना है जल्दी कर, ज्यादा देर मत कर। खुदा ना खास्ता अगर तुझ में कोई कमी है तो वक्त रहते उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर वक्त निकल गया ना तो पूरी जिंदगी पछताएगा और पछतावे से बड़ी सजा कोई और नहीं होती। कासिम उसे ये सब समझाकर वहां से चला गया था, लेकिन बाजिल वहीं कुर्सी से टेक लगाकर बैठ चुका था। सोचों का तूफान उसकी आंखों में उतर आया था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वो अभी निकाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर के उसूल कहते थे पहले बड़े भाई की शादी होनी चाहिए और उसका बड़ा भाई सिकंदर खानजादा अभी तक कुंवारा था और तब तक वो बस इंतजार कर सकता था, उस डर, उस कमी और उस मोहब्बत के बीच झूलता हुआ। जब तक उसके बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी अपनी शादी कैसे हो सकती थी, यही सोचे उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो गहरी उलझनों में डूबा हुआ था कि तभी कमरे के अंदर उज्मा दाखिल हुई। आज भी वो हमेशा की तरह किसी खिले गुलाब की तरह नजर आ रही थी। टाइट जीन्स, उस पर सफेद फिटेड शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, हल्का फुल्का मेकअप और खुले बाल जो कंधों पर मखमली परछाई की तरह बिखरे हुए थे। बाजिल की नजरें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मैं इस लड़की को खो नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। वो बेचैनी से उठकर खड़ा हुआ। क्या बात है सर, आज कुछ परेशान लग रहे हैं आप? उज्मा उसकी ओर बढ़ी थी। उसकी आवाज में प्यार भी था और थोड़ा सा चिंता का भाव भी। मगर इस बार बाजिल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उज्मा को बेचैन कर गया। उज्मा, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी बच्चे ने डर के मारे माँ का आंचल पकड़ लिया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको क्यों छोड़ूंगी?
मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे और पूरी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगी, उजमा ने नरम लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी भी थी। फिर वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बाजिल को खुद नहीं पता था कि वो उससे ऐसा वादा क्यों ले रहा था। शायद दिल की गहराइयों में छुपे उस डर ने फिर सिर उठाया था। वादा करती हूँ सर, हमेशा आपके साथ रहूंगी। उजमा के लफ्जों ने उसे कुछ पल को सुकून दिया था, मगर डर अब भी जिंदा था। ठीक है, तो फिर मुझसे शादी कर लो, अभी और इसी वक्त। बाजिल का फैसला अचानक था। उजमा की आंखें हैरत से फैल गईं। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह अचानक शादी क्यों नहीं कर सकते उजमा? प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से, तो फिर किसी मुहूर्त का इंतजार क्यों? उसका लहजा गंभीर था, आंखें डरी हुई मगर इरादे मजबूत। तुम अपनी माँ से बात करो, मैं उन्हें समझा लूंगा। शादी के बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बस अभी मैं इस हालत में नहीं कि अपने परिवार या समाज के सामने तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि क्योंकि मेरा बड़ा भाई सिकंदर अभी तक कुंवारा है और जब तक वो शादी नहीं करता मेरे लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं। उजमा के लिए ऑफर बुरा नहीं था, बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर था। ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलता। वो तो खुद भी बाजिल जैसे रुतबे वाली जिंदगी चाहती थी। उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया और अपनी रजामंदी दे दी। उसी शाम वो उसकी माँ के पास मौजूद था। बड़े अदब से, पूरे सम्मान से उसने उजमा का रिश्ता मांगा। उजमा की माँ पहले तो हक्का बक्का रह गई, पर उजमा और बाजिल की जिद ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलन। और उजमा अब बाजिल खानजादा की बीवी बन चुकी थी। विदाई के बाद वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था। उजमा हल्के गुलाबी जोड़े में सिंपल ज्वेलरी के साथ भला की खूबसूरत लग रही थी। वो सजी धजी दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। बाजिल धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जो उसने मुस्कुराते हुए उजमा की कलाई में पहनाया। फिर वो देर तक उसकी ओर बस देखता रहा, जैसे यकीन न हो कि वो अब उसकी हो चुकी है। फिर उसके माथे को नरमी से चूमा और फिर उसके बराबर बैठ गया और अपना सर उजमा की गोद में रख दिया। देर तक वो उससे बातें करता रहा, अपने भाई की, अपनी माँ की, अपने बचपन की, अपनी पसंद नापसंद की और अपनी ख्वाहिशों की। उजमा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बातों से थोड़ा उलझन में भी थी। इतने प्यार भरे लम्हों में भी बाजिल ने उसे अभी तक छुआ नहीं था, नज़दीक तक नहीं आया था। और तभी उसने धीमे से पूछा, बाजिल, क्या हम पूरी रात बस बातें ही करते रहेंगे? ये रात सिर्फ बातों के लिए थोड़ी होती है। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की लाली उतर आई थी, मगर बाजिल की रूह जैसे कांप गई, होंठ सूख गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने अंदर की उस कमी का डर फिर से निगलने लगा था, जिस सच से वो अब तक भाग रहा था। शायद अब वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। उजमा ने बाजिल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सुकून था जैसे वो अपने प्यार से भर देना चाहती हो। वो उसे अपनी मीठी नज़रों से पी रही थी और बाजिल का दिल उसकी इस मासूमियत, उस बेइंतहा खूबसूरत चेहरे में अटक गया था। अचानक ही उसने आगे बढ़कर उजमा के लबों को छू लिया और उजमा तो न जाने कब से इस लम्हे के लिए तरस रही थी। पूरी शिद्दत से उसका साथ देने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और बाजिल उसकी चाहत में पूरी तरह डूबने लगा था। वो उजमा के वजूद से एक एक पर्दा हटाता चला गया। उसके लबों को छूता उसे मदहोश कर चुका था, मगर सिर्फ 1 मिनट के बाद ही सब कुछ जैसे थम गया। बाजिल के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके अंदर कुछ टूट चुका था और वो शर्म से नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था। उसके लिए ये लम्हा इम्तिहान का था, लेकिन वो इस इम्तिहान में हार गया था। बाजिल, ये क्या हुआ? तुमने मेरे साथ धोखा किया। उजमा की आंखों से गुस्से के साथ आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ चीख में बदल गई थी। तुम एक नामर्द हो, औरत को खुश नहीं रख सकते, ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी, फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाजिल की जुबान लड़खड़ा गई। उजमा, मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, हो सकता है इसीलिए। चुप रहो, उजमा चीख पड़ी। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरी उम्मीदें कुचली हैं। आई एम सॉरी उजमा, लेकिन तुम इस तरह मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। वो प्यार से उजमा के करीब हुआ था और उसके हाथों को थाम लिया, लेकिन उजमा ने उसके हाथों को झटक दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई।
अपने कपड़े सही करती, गुस्से से पैर पटकती दूसरे कमरे में चली गई और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। जबकि बाजिल भारी दिल के साथ कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके दिल के अंदर कहीं अंधेरे से बढ़ने लगे थे। कई घंटे सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, लेकिन दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। अगली ही सुबह उजमा उसे छोड़कर अपने मायके लौट गई और जाते ही तलाक की मांग कर दी। साथ ही साथ उसने 1 करोड़ रुपये हक मेहर के भी मांगे थे, जो बाजिल ने निकाह के वक्त लिखवाए थे। उजमा को और क्या चाहिए था? 1 करोड़ रुपये एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी थे। वो बाजिल जैसे नामर्द के साथ रहकर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करती? बाजिल टूट चुका था, मगर उसने आखिरी कोशिश की। डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारे अंदर कोई गंभीर कमी नहीं है बाजिल। ये सब मानसिक तनाव या फिर पहले अनुभव की वजह से हो सकता है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। बाजिल को जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। उसने रिपोर्ट उजमा को दिखाई, मगर उजमा के तो कान बंद हो चुके थे। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और जब बाजिल ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उजमा ने कोर्ट में केस कर दिया और फिर चंद ही दिनों में अदालत से उजमा को तलाक मिल चुका था। बाजिल बुरी तरह टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक नाम था, उसकी रूह तो मर चुकी थी। वो पूरी तरह बिखर चुका था। अब वो न किसी से हंसकर बात करता, न ढंग से खाता और न किसी से मिलता। एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आंखों में अब नफरत पलने लगी थी। औरतों से नफरत, खुद से नफरत, और इस नफरत ने उसे एक पत्थर दिल बेरहम मर्द बना दिया। उसके माँ बाप उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हो गए थे। सिकंदर, तू ही समझा इसे, हमारी तो ये सुनता नहीं, आमना बेगम ने सिकंदर से गिड़गिड़ाते हुए कहा था। सिकंदर अपने छोटे भाई को इस हाल में नहीं देख सकता था। वो उसके कमरे में आया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। देखो बाजिल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूंगा। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर तुम्हें अपनी कंपनी संभालना मुश्किल लग रही है तो मेरी बाली में आ जाओ, मैं तुम्हारी बाली संभाल लूंगा। मगर बाजिल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब है, सब ठीक हो जाएगा। और वो बात खत्म करते हुए कमरे से उठकर चला गया था। उसकी तबीयत अब सचमुच खराब रहने लगी थी। अंदर से वो किसी जंग में हार चुका था। आमना बेगम रोज उसका चेहरा देखकर रो पड़ती। सिकंदर, मुझे लगता है अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तेरी शादी से फुर्सत मिले तो मैं बाजिल के लिए भी लड़की देखूं। वो घर गृहस्थी में लग जाएगा तो उसका ध्यान बटेगा। मगर सिकंदर का मन तो कहीं और था। उसकी आंखों के सामने फिर से वो मासूम सी लड़की घूम रही थी, जिसकी एक ही झलक ने उसका दिल चुरा लिया था। उस लड़की को पाने के लिए तो अभी उसने 2-3 साल तक इंतजार करना था, और यही वजह थी कि वो अपनी माँ को हर बार टाल जाता। लेकिन आमना बेगम को लगता अब वक्त नहीं है। बाजिल दिन ब दिन बिखरता जा रहा था, और अगर अब भी देरी हुई तो शायद बहुत देर हो जाए। और यही बात जब उन्होंने सिकंदर से कही तो वो गहरी सांस लेकर रह गया था। फिर माँ के हाथ थामते हुए बोला, मामा, आप मेरी टेंशन ना लें, आप बाजिल की शादी कर दें। मुझसे 1 ही साल तो छोटा है। अगर उसका घर पहले बस जाएगा तो इसमें बुराई क्या है। फिलहाल अभी मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। और आमना बेगम को भी यही सही लग रहा था। उसकी जिंदगी में सुकून चाहती थी वो, और इसी सोच के तहत वो उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर चुकी थी। आमना बेगम और असगर साहब की तलाश जल्द ही खत्म हुई थी जब उन्हें हुरम मिली। खूबसूरत और बड़ी ही सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। आमना बेगम को बाजिल के लिए ये लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई। हुरम अनाथ थी, अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची को हुरम की शादी की बड़ी जल्दी थी। हालांकि अभी हुरम की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी चाची हुरम के बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए झटपट ये रिश्ता तय कर दिया। और फिर 8 दिन के अंदर अंदर हुरम बाजिल की दुल्हन बनकर खानजादा हवेली में उतर आई। आमना बेगम और असगर साहब इस बात से बेखबर थे कि एक बेटे का घर बसाने के चक्कर में वो दूसरे का दिल जख्मी करने जा रहे थे, क्योंकि हुरम कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो सिकंदर के दिल पर राज करती थी। और सिकंदर इंतजार में था कि कब वो थोड़ी सी बड़ी हो और वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। लेकिन इससे पहले ही वो उसकी हवेली में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन उसकी भाभी बनकर। देखो बाजिल, मैं कैसी लग रही हूँ। उसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो बहुत ही हसीन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी इंसान अपने होश खो सकता था। आज उसे बाजिल के साथ उसके दोस्त के घर डिनर पर जाना था।
और जब बाजिल कमरे में दाखिल हुआ, खुर्रम को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और मजबूत कदमों से चलता हुआ वो सीधा खुर्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। वो चेहरे पर मुस्कान लिए पूरे उत्साह से बाजिल से कुछ पूछ रही थी कि अचानक ही उसने खुर्रम को उसके बालों से पकड़ लिया। वो नन्ही सी जान इस झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाजिल ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और एक धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया। वो हैरान रह गई थी। इस थप्पड़ की वजह उसे समझ में नहीं आई थी, जबकि दर्द और जिल्लत के एहसास से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब कुछ तुम मर्दों का ध्यान खींचने के लिए करती हो, मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके अपनी खूबसूरती की बिजलियां उन पर गिराकर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ देती हो। तुम जैसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन मर्दों पर क्या बीतेगी जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं तुम जैसी लड़कियों से इश्क करके। बाजिल प्लीज, वो दर्द में डूबी आवाज में चिल्लाई, मगर बाजिल को जैसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने आगे बढ़कर उसके बाजू को जोर से दबोच लिया और खींचते हुए उसे अपने सामने खड़ा किया। उसके मजबूत हाथों की पकड़ खुर्रम के नाजुक बाजू में सख्त होने लगी थी। दर्द के मारे वो बुरी तरह तड़प उठी थी। मुझे दर्द हो रहा है बाजिल, वो फिर से गिड़गिड़ाई थी। बाजिल ने दोबारा उसे जोर से बेड पर फेंका था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूसरे मर्दों के लिए श्रृंगार करने की क्या सजा होती है। इससे पहले कि वो उस पर हावी होता, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सामने ही आमना बेगम खड़ी थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है बाजिल, शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने तमाशा शुरू कर दिया। तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाजें लॉन्च तक आ रही हैं और वहां मेरे मेहमान बैठे हैं, तो अपने मेहमानों को उठाकर बाहर निकाल दीजिए। उसने बेतहाशा लापरवाही और गुस्से से जवाब दिया था। वो दरवाजा बंद ही करने वाला था कि आमना बेगम ने बीच में पांव अड़ा दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सामने बैठी खुर्रम को देखकर उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। माँ की नजरों में गुस्सा और हैरत बाजिल ने साफ महसूस की थी। इससे पहले वो कुछ बोलती वो खुद ही बोला, ममा आप जाएं यहाँ से, ये मेरा और मेरी बीबी का मामला है। जैसे ही खुर्रम की नजर आमना बेगम पर पड़ी थी, वो दौड़ती ही उनके पास आई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने इस पर हाथ उठाया? उसके गाल लाल और बिखरे बाल देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बाजिल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुमने इस पर हाथ उठाया? हाँ, ये उसकी बदचलनी की सजा है। अगर इसने दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने की कोशिश की तो इसकी टांगें तोड़कर घर पर बिठा दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? और क्या मसला है इन कपड़ों में? ये साड़ी तो मैंने ही इसे पहनने को दी थी। वो आमना बेगम के गले लगकर फिर से रोने लगी और बाजिल एक पल को शर्मिंदा हुआ था और फिर तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंटी, उन्होंने मुझे बालों से खींचा और मारा भी। वो बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे उनके साथ नहीं रहना। वो नर्म नाजुक छोटी सी लड़की कितनी मासूमियत से ये बात कह रही थी कि आमना बेगम का दिल कटकर रह गया था। उन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाजिल इस मासूम सी लड़की के साथ इतना सब कुछ करेगा। उन्होंने खुर्रम को गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसे थपकने लगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। खुद भी उसके बराबर बैठ गई। देखो मेरी बच्ची, शादीशुदा जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। औरत को हमेशा समझौता करना होता है, वरना पति पत्नी के रिश्ते की डोर जितनी मजबूत होती है उतनी ही कमजोर भी होती है। सिर्फ एक गलती से सब कुछ खत्म हो जाता है। अपना घर बनाने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है। उसने अब इस बात से अपनी सास के चेहरे की ओर देखा। एक औरत होकर भी वो दूसरी औरत को समझ नहीं पा रही थी। मगर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। देखो बेटी, तुम्हें घर बसाना है या नहीं? उन्होंने उसकी आंखों में देखकर सीधा सवाल किया। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें अब कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तो पहले ही तुम्हें अपने सिर से उतार फेंका है। अगर तुम बाजिल से अलग हो जाती हो तो बताओ तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें अंदाजा भी है ये दुनिया कितनी जालिम है, और तुम जैसी प्यारी मासूम लड़कियों को तो ये दुनिया जिंदा निगल जाती है। बातों बातों में उन्होंने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। अच्छा चलो, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ। मैं तुम्हें अपने कुछ खास मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। और हाँ, ध्यान रखना कि मेकअप से अपने ये निशान जरूर छुपा लेना। खबरदार, जो तुमने मुझे उनके सामने शर्मिंदा किया। वो उनसे पूछना चाहती थी, इसमें मेरा क्या कसूर? ये सब कुछ तो आपके बेटे ने किया है।
मगर वो खामोश रह गई। शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था। जब वो लॉन्ज में पहुंची तो उसे सिकंदर खानजादा की आवाज़ सुनाई दी। निगाहें उठाकर देखा तो वो अपनी शहजादों जैसी पर्सनालिटी के साथ दरवाजे पर खड़ा बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। खुर्रम की रोई रोई लाल आंखें, चेहरे पर हल्के लाल निशान जो मेकअप से छुपाने पर भी नहीं छुपे थे, उसके चेहरे की उदासी। सिकंदर एक नज़र में ही भाप गया था। मोहब्बत में महबूब का हाल तो नज़रों से पढ़ लिया जाता है, इसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो भी खुर्रम का हाल उसकी नज़रों से जान लेता था। आज भी वो रोई थी, आज भी वो तकलीफ में थी। सिकंदर ने एक पल में ही ये जांच लिया था। उसका दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। क्या उसकी माँ को इस लड़की की हालत दिखाई नहीं दे रही थी? कितने प्यार से वो अपने मेहमानों से उससे मिलवा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर गुस्से की लपटें उठने लगीं। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ खुर्रम के सामने आकर खड़ा हुआ। सिकंदर को अपने सामने इस तरह खड़े देखकर खुर्रम बुरी तरह परेशान हुई थी। आमना बेगम ने जैसे ही अपने बेटे की हालत देखी तो घबरा गई। सिकंदर बेटा, फारूक अंकल से मिलो। इससे पहले सिकंदर खुर्रम से कुछ कहता, उन्होंने उसका ध्यान जबरदस्ती फारूक अंकल की ओर लगा दिया और आंखों ही आंखों में खुर्रम को वहां से जाने का इशारा कर दिया। खुर्रम तुरंत उठी और अपने कमरे की ओर भाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आता था आखिर उसकी सास उसे अपने ही देवर सिकंदर से बात क्यों नहीं करने देती। जब भी वो उसके सामने जाती थी, आमना बेगम उसे वहां से किसी न किसी बहाने से भगा देती थी। आज उसकी शादी का तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसे 3 पल के लिए भी खुशी नसीब नहीं हुई थी। बाजिल का अजीब सा अंदाज, रात को उसके करीब ना आना, गुस्से से उसे धुतकार देना, हर वक्त उस पर अपने गुस्से और नफरत का इजहार करना। खुर्रम को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्यों था। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो ये शादी क्यों की। सिकंदर खानजादा जो किचन में खड़ा अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, लेकिन कमरे से आती सिसकियों ने उसका चैन छीन लिया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे खुर्रम पर बेहद तरस भी आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस मासूम लड़की को इस हाल में देखेगा। दिल में उठते दर्द को दबाता वो अपने कमरे में चला आया था। बाजिल ने उस रात भी उसे तकलीफ पहुंचाई थी। उसे तकलीफ देकर, दर्द देकर वो कमरे से बाहर चला गया था और वो घुटनों पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे दोनों की शादी को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और इस पूरे हफ्ते बाजिल उसके करीब नहीं आया था। और खुर्रम के लिए भी ये सुकून भरी बात थी, क्योंकि वो खुद भी अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरी हुई थी। शाम का वक्त था। बाजिल ने कहा, मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, तो मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाना है और अच्छे से तैयार भी होना है। मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। यह हफ्ता उसके लिए सुकून भरा हफ्ता रहा था। बाजिल ने ना तो उस पर हाथ उठाया था और ना ही ऊंची आवाज में कुछ कहा था। इस थोड़े से वक्त में ही वो खिल उठी थी, हर वक्त मुस्कुराती रहती। सिकंदर जब उसे यूं हंसते देखता तो खुद भी चैन महसूस करता था। जब बाजिल अपने दोस्तों को लेकर हवेली के अंदर आया और अपनी बीबी की हालत देखी तो उसके माथे पर बुरी तरह गुस्से के मारे बल पड़ चुके थे। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसके कानों के पास झुककर सख्त लहजे में बोला, ये किस तरह का ड्रेस पहन रखा है तुमने? क्यों सबके सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो? खुर्रम हैरान रह गई। आपने खुद ही तो कहा था कि मैं कुर्ता पहना करूं। मैंने तुम्हें ये बड़ा सा एशियन फ्लैग ओढ़ने के लिए नहीं कहा था। वो उसके बड़े से दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो शर्म से नजरें झुका गई। सिकंदर जो कि अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, मजबूत कदमों से भाई के पास आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम जाओ यहाँ से, बाजिल ने गुस्से से मुंह फेरते हुए कहा। और तुम अभी इसी वक्त कमरे में चलो। जो ड्रेस मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए लाया था वो पहन कर आओ। मगर वो तो बैकलेस है। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो बाजिल ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। बाजिल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे हैं और तुम यहाँ पर तमाशा लगा रहे हो। तुम साइड पर हो जाओ सिकंदर और अपने काम से काम रखो। ये मेरा और मेरी बीबी का मामला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ सिकंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुर्रम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले गया था। आंसू लगातार खुर्रम की आंखों से बह रहे थे। आप बहुत ही अजीब इंसान हैं बाजिल, आप अपने सगे भाई के साथ भी। उसने बस अभी इतना ही कहा था कि बाजिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपना आपा खो बैठा और फिर थोड़ी ही देर में उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी।
जब वो बाहर निकला तो उसने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजा ली थी। तुम लोगों की भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो तुमसे मिल नहीं पाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यही हूँ। आमना बेगम भी कमरे के अंदर आ गई थी। सब लोग वहां बैठकर अब हंसी मजाक में बिजी थे, जबकि वो नाजुक सी लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी सिसक रही थी। बीते हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने एक एक कर घूमने लगे थे। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसके पापा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद उसकी अम्मी उसे लेकर मामा के घर चली गई थी, लेकिन वहां भी मामी का रवैया बहुत जालिमाना था। बचपन से ही वो छोटी छोटी चीज़ों को तरसती आई थी। जब वो अपनी कजिन्स को खिलौनों से खेलती देखती तो उसका दिल तड़प उठता था, काश मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होते। एक बार उसने हिम्मत करके मामा से खिलौनों की फरमाइश भी कर दी थी, मगर उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से झिड़क दिया था। उस नन्ही सी बच्ची को यह एहसास दिला दिया था कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, इस पर ही शुक्र करो। अगर दोबारा ऐसी फरमाइश की तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और रोते हुए शिकायत की, तो उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर न जाने कितने घंटे तक आंसू बहाए थे। वो जानती थी उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन वो बेबस थी। वो अपने भाई के सहारे पर थी